लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे व्युत्क्रम क्रॉस। कौन से क्रॉस की बात कर रहे थे बेटा? व्युत्क्रम क्रॉस। व्युत्क्रम क्रॉस में क्या होता है कि अपने पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है, उन लक्षण में जो नर और मादा होते हैं, नर एंड मादा, उनको हम क्या कर देते हैं बेटा? चेंज। क्या कर देंगे? चेंज कर देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था नर एंड मादा, तो प्रभावी कौन सा था बेटा? नर में जो प्रभावी लक्षण था, और मादा के अंदर कौन सा था? अप्रभावी लक्षण। इसके अंदर था प्रभावी लक्षण था जो पीला था। कौन सा लक्षण था? पीला। इसके अंदर कौन सा था अप्रभावी? कौन सा? हरा। कौन सा था? हरा। अब पीला और हरा, इसको हमने लिखा कैपिटल वाई, और इसको हमने लिखा स्मॉल वाई से। तो ऐसी कंडीशन में अब हम यदि इसका F1 निकाले तो यहां से क्या आएगा? y, कैपिटल वाई, यहां से क्या आएगा? स्मॉल वाई। इन दोनों का जब हम फ्यूजन कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण दिखाई देगा बेटा? पीला। कौन सा लक्षण दिखाई देता है? पीला। अब हमने क्या करा? नर और मादा, नर और मादा, इसमें हमने लक्षणों को अब क्या, नर के अंदर हमने कौन सा ले लिया? अप्रभावी यानी हरा, और मादा के अंदर हमने कौन सा ले लिया? पीला। यानी हमने लक्षणों को क्या कर दिया है? चेंज। पहले क्या था? नर के अंदर क्या था? पीला, और मादा के अंदर क्या था? हरा। अब इस वाली कंडीशन में हमने क्या कर दिया कि नर को तो हमने क्या कर दिया? हरा, और मादा को हमने क्या कर दिया? पीला। तो प्रभावी लक्षण कौन सा होगा बेटा? पीला। और ये कौन सा होगा? अप्रभावी। तो ऐसी कंडीशन में F1 जनरेशन के अंदर जो लक्षण आएगा वो कौन सा आएगा? पीला। तो व्युत्क्रम क्रॉस का मीन्स क्या होता है? तो व्युत्क्रम क्रॉस का मीन्स सिंपल सा होता है कि जो लक्षण होते हैं नर और मादा, इन नर और मादा को हम क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। और कौन सा लक्षण अपने को F1 में देखने को मिलता है? प्रभावी लक्षण अपने को देखने को मिलता है। यहां तक हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल नोट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा गेहूं का रंग, गेहूं के बीज का रंग, गेहूं का बीज। तो गेहूं के बीज का जो रंग होता है उसमें प्रभावी कौन सा होता है बेटा, और अप्रभावी कौन सा होता है? बताओ देखें, प्रभावी लक्षण कौन सा होगा और अप्रभावी कौन सा होगा? गेहूं कौन से रंग का दिखता है बेटा? ब्राउन, भूरे कलर का होता है। तो प्रभावी होता है या अप्रभावी होता है ये? हाँ, प्रभावी होता है। कौन सा होता है? प्रभावी कौन सा होता है? भूरा रंग। और अप्रभावी कौन सा होता है बेटा? सफेद रंग। कौन सा रंग होता है? सफेद रंग। तो अब हमने इसका गेहूं के बीज के अंदर हम क्या करवाते हैं? व्युत्क्रम क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस हम करवा रहे हैं, व्युत्क्रम क्रॉस। तो इसमें हमने पिता यानी नर और मादा, नर के अंदर हमने क्या लिया? अप्रभावी लक्षण, जैसे सफेद। कौन सा लक्षण लिया बेटा? सफेद। और मादा के अंदर हमने कौन सा लक्षण लिया? चलो पहले प्रभावी ले लेते हैं, अप्रभावी लेते हैं, सफेद। और इसके अंदर हम क्या लेते हैं? भूरा। कौन सा रंग लेते हैं? भूरा। तो इसमें सफेद तो कैसा है? अप्रभावी। और भूरा कौन सा है? प्रभावी लक्षण। तो मुझे बताना F1 जनरेशन के अंदर कौन सा लक्षण देखने को मिलेगा? F1 में कौन सा देखने को मिलेगा? भूरा। कौन सा रंग देखने को मिलता है? भूरा रंग, जो कि कौन सा होता है? प्रभावी होता है। अब हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है, यानी कि ये जो लक्षण था इसका हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं, चेंज करते हैं। इस बार नर को तो हम क्या कर देते हैं बेटा? प्रभावी। नर के अंदर प्रभावी रंग कौन सा होता है? भूरा। और मादा के अंदर हमने क्या किया बेटा? अप्रभावी। अप्रभावी लक्षण कौन सा था?
सफेद। अब इसका जब हम वंशागति करवाते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर कौन सा आना चाहिए बेटा? F1 के अंदर भूरा आएगा, लेकिन यहाँ पे आता कौन सा है? सफेद आता है। यहाँ पे कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफेद, जो कि कौन सा होता है? अप्रभावी। ऐसा क्यों? नॉर्मल व्युत्क्रम में यदि हम मटर में देख रहे थे तो प्रभावी लक्षण था, वो हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन जब हम व्युत्क्रम करते हैं किसके अंदर बेटा? गेहूं के बीज के रंग का, तब इसमें F1 में नॉर्मल कंडीशन में ऐसा लेते हैं तो प्रभावी कलर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कौन सा कलर देखने को मिलता है? अप्रभावी लक्षण देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? बताओ देखें, पहले तो नोट करो। हाँ, तुम्हारे बाद में आएगा तो है। हाँ, कर लिया नोट? क्या बताया? तेरी बहन है, तूने फोन करना चाहिए था। तेरे स्कूल से छुट्टी तो कब से हो गई थी? इतनी देर कहाँ था? तो लेट क्यों आया? कर लिया नोट? तो क्या देखा हमने कि गेहूं के बीज का रंग कौन सा होता है? प्रभावी रंग कौन सा होता है? भूरा। अप्रभावी कौन सा होता है? सफेद। लेकिन जब हम इसका व्युत्क्रम क्रॉस करवाते हैं तो अब अपने को F1 जनरेशन के अंदर कौन सा लक्षण देखने को मिलता है? सफेद, जो कि कौन सा लक्षण होता है? अप्रभावी। और हम इसका कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ओके, चलो, हमने क्या पढ़ा था बेटा कि जो वंशागति होती है, वंशागति वो किसके कारण होती है? जीन के कारण। किसके कारण होती है? जीन के कारण। जीन कहां पाया जाता है बेटा? तो ये कोशिका होती है, इसके अंदर क्या मिलता है? केंद्रक। क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर किसका जाल होता है बेटा? ये क्या होते हैं? क्रोमेटिड यानी क्रोमोसोम होते हैं। इस क्रोमोसोम के ऊपर कौन मिलता है? जीन। यानी कि जीन जो होता है, यानी कि ये गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र। ये गुणसूत्र। और इस गुणसूत्र का क्रोमोसोम का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। यानी कि ये छोटा सा भाग क्या कहला रहा है? जीन। अब गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है भाई? बताना देखे। गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है? डीएनए से। किससे मिलकर बना होता है? डीएनए से। तो ये एक डीएनए का धागा और ये दूसरा डीएनए का धागा। तो डीएनए कहां पे मिल रहा है? केंद्रक के अंदर। किसके अंदर मिल रहा है? केंद्रक के अंदर। जब केंद्रक के अंदर, यानी केंद्रक का क्या होता है बेटा? जीन। या केंद्रक में उपस्थित जो डीएनए होता है और उस डीएनए का जो छोटा सा भाग है जीन, वो क्या करवा रहा है? यदि वंशागति करवा रहा है,
वंशागति करवाता है तो उसे हम कौन सी वंशागति बोलते हैं बेटा? कैरियोजेनिक, कैरियोजेनिक वंशागति। कौन सी? कैरियोजेनिक वंशागति बोलते हैं। लेकिन आपको पता है क्या, कोशिका में और भी ऐसा अंग है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है? यहां पे एक ऐसी संरचना और होती है बेटा, एक ऐसी संरचना और होती है, क्या बोलते हैं इसे? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। ह्यूमन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मानव में जो युग्मक बनता है, महिला के अंदर जो युग्मक बनता है उसका नाम क्या होता है? अंडाणु। और पुरुष के अंदर जो युग्मक बनता है उसका नाम क्या होता है बेटा? शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु। अब अंडाणु के स्ट्रक्चर और शुक्राणु के स्ट्रक्चर आपको याद है अच्छे से, है ना? तो अंडाणु, ओवियम एंड जो स्पर्म होता है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में आपको पता है कि ये शुक्राणु जो होता है, जैसे ये अंडाणु है, इसके ऊपर दो लेयर पाई जा रही थी, है ना? और इससे कौन कांटेक्ट में आता है बेटा? शुक्राणु कांटेक्ट में आता था। तो शुक्राणु का सबसे आगे वाला भाग क्या कहला रहा था? एक्रोसोम। क्या कहला रहा था? एक्रोसोम। इसके बाद क्या था बेटा? न्यूक्लियस, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम थे? 23। और इसके बाद दो क्या थे? तारक केंद्र। उसमें से कौन सा वाला भाग इसके अंदर जा रहा था? बताओ, देखें इसमें से कौन सा वाला भाग अंदर जा रहा था? ये वाला भाग अंदर जा रहा था क्या? नहीं, ये तो इसको तोड़ने का कार्य कर रहा था। तो अंदर कौन जा रहा था? केंद्रक। और यदि केंद्रक वंशागति करवाता है, अभी हमने पढ़ा है केंद्र का जीन यदि वंशागति करवा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैरियोजेनिक। अब मुझे बताना, क्या इसके अंदर, इसके अलावा ये एक केंद्रक, ये जो तारक केंद्रक है, ये और अंदर जाता है? अब इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर इसके अंदर जा रही थी क्या? नहीं जा रही थी। अब ये जब सारे चले गए तो अब मुझे बताना कि ये 23 किसका था बेटा? महिला का। और ये 23 किसके आए? पुरुष के। दोनों मिलके टोटल कितने हुए? 46 हो गए। इसके अलावा और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ अंदर आया? नहीं आया। लेकिन इस अंडाणु के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? क्या उसके अंदर डीएनए होगा? डीएनए होगा। अब डीएनए होगा तो इसका जीन भी होगा बेटा, और जीन होगा तो वो जीन भी क्या कर सकता है? वंशागति कर सकता है। और ये वंशागति जो हो रही है वो केवल मम्मी से हो रही है या पापा से हो रही है? केवल मम्मी से हो रही है। यानी केवल किससे हो रही है बेटा? अंडाणु वाले युग्मक से हो रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ओनली फॉर फीमेल। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था व्युत्क्रम के अंदर कि यहाँ पे ओनली फॉर अपने को सफेद कलर ही मिल रहा था, अप्रभावी लक्षण था, वो क्यों मिल रहा था? क्योंकि अंदर व्युत्क्रम के अंदर, गेहूं के अंदर जो व्युत्क्रम क्रॉस हम करवाते हैं तो उसमें ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? मादा। और मादा का कौन सा वाला जीन? माइटोकॉन्ड्रिया वाला जीन इसमें क्या करता है? वंशागति करवाता है। कौन करवाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया वाला जीन इसमें वंशागति करवाता है। इसीलिए हमें यहाँ पे कौन सा लक्षण देखने को मिलता है? सफेद लक्षण देखने को मिलता है। तो नोट करके लिखो। गेहूं में, गेहूं के बीज का रंग, बीज के रंग की वंशागति में, वंशागति में F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में मादा के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए की, डीएनए के जीन द्वारा
डीएनए के जीन द्वारा वंशागति होती है, जिसके लिए इस वंशागति के लिए इस वंशागति के लिए केवल मादा यानी फीमेल जिम्मेदार होती हैं, फीमेल जिम्मेदार होती हैं, फीमेल जिम्मेदार होती हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है? मादा के कारण होता है ना। और इससे जब ये वाला जीन होता है तो यानी कि वंशागति की जो जीन होती है वो दो टाइप से हो सकती है। कितने टाइप से हो सकती है बेटा? दो टाइप से। यानी कि वंशागति कितने टाइप से होती? दो। एक प्रकार का नाम क्या होता है बेटा? साइटोजेनिक, साइटोजेनिक इनहेरिटेंस वंशागति। और दूसरा कौन सा होता है? कैरियोजेनिक वंशागति। कैरियोजेनिक वंशागति किसके द्वारा होती है? केंद्रक के जीन द्वारा। किसके जीन द्वारा? केंद्रक के जीन द्वारा। जबकि साइटोजेनिक वंशागति की किसके द्वारा होती है बेटा? केंद्रक के अलावा जहां कहीं पे भी डीएनए पाया जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के जीन द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के जीन द्वारा। तो केंद्रक के अलावा किसी अन्य जीन से जहां पे जीन मिल रहा है उससे जो वंशागति होती है उसे हम कौन सी वंशागति बोलते हैं? साइटोजेनिक वंशागति। क्या बोलते हैं? साइटोजेनिक वंशागति। और एक कौन सी होती है? कैरियोजेनिक वंशागति। तो गेहूं के बीज में कौन सी वंशागति होती है बेटा? साइटोजेनिक वंशागति होती है। और साइटोजेनिक वंशागति के लिए ओनली फॉर कौन जिम्मेदार होता है? मादा, फीमेल जिम्मेदार होता है। जबकि कैरियोजेनिक के लिए मादा और पिता दोनों होते हैं, माता और पिता दोनों जिम्मेदार होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किसमें देखने को मिलता है? गेहूं के बीज में देखने को मिलता है। साइटो, हाँ, गेमी हो जाता है। लिख लिया? तो पानी बोतल लीजिए। नेक्स्ट लिखो, बहु युग्म विकल्पी। बहु युग्म विकल्पी, मल्टीपल एलिन। क्या बोलते हैं इसे? मल्टीपल एलिल, मल्टीपल एलिल, बहुयुग्म विकल्पी। बहुयुग्म विकल्पी क्या होता है? उससे पहले हमने एलिल पढ़ लिया क्या बेटा? युग्म विकल्पी क्या होता है? एलिल, एलिल। तो युग्म विकल्पी क्या होता है बताओ देखें। एक जोड़ी जीन, एक जोड़ी जीन जिसके कितने रूप मिलते हैं बेटा? दो रूप मिलते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप मिलते हैं। और वो दोनों रूप मिलके रेगुलेट करते हैं किसको? एक लक्षण को।
उसे हम क्या बोल रहे हैं, युग्म विकल्पी एलील कहते हैं। जबकि यहाँ पे अपना टॉपिक कौन सा है बेटा, बहुयुग्म विकल्पी मल्टीपल एलील। युग्म विकल्पी का अर्थ क्या है, सिंपल सा है, एक जोड़ी जीन जिसके कितने रूप मिल रहे हैं, दो रूप मिल रहे हैं, और दोनों रूप मिलके एक लक्षण को क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। अब इधर देखना, बहुयुग्म विकल्पी क्या है, एक जोड़ी जीन, एक जोड़ी जीन, इस एक जोड़ी जीन के दो से अधिक रूप मिलेंगे, दो से अधिक रूप मिलेंगे। कितने रूप मिल रहे हैं बेटा, दो से ज्यादा रूप मिल रहे हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। अब वो दो से अधिक रूप मिल रहे हैं, उन दो में से केवल दो रूप ही क्या करेंगे बेटा, केवल दो रूप ही क्या करेंगे, एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, एक लक्षण को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, तब उसे हम कौन सा एलील बोलते हैं, बहुयुग्म विकल्पी। फिर से देखना, नॉर्मल युग्म विकल्पी में क्या है, एक जोड़ी जीन जिसके कितने रूप मिल रहे हैं, दो रूप, और वो दोनों रूप मिलके एक लक्षण को क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। जैसे पादप की लंबाई, पादप की लंबाई, पादप की लंबाई के लिए एक जोड़ी जीन क्या था बेटा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। या फिर हमने स्मॉल टी की बात करी, यानी पादप की लंबाई एक लक्षण है, और इसके इस जीन के कितने रूप मिल रहे हैं, दो, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये दोनों मिलकर एक लक्षण को, इस लक्षण को क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। क्या ये वाला रूप भी है और ये वाला रूप, दोनों रूप मिल रहे हैं, दो रूप है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों जीन मिलके पादप की लंबाई को क्या कर रहे थे, निर्धारित कर रहे थे। अब इधर देखना, जीन कितना बेटा, एक जोड़ी जीन, इस एक जोड़ी जीन में कितने रूप मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं या दो से ज्यादा मिल रहे हैं, दो से ज्यादा मिल रहे हैं। उसमें से केवल कितने रूप बेटा, रूप कितने भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन रूप हो सकते हैं, लेकिन उसमें से ओनली फॉर दो रूप ही क्या करते हैं, एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, बहुयुग्म विकल्पी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहुयुग्म विकल्पी। करो, नोट करो। हाँ, और इसका एग्जाम्पल क्या रहने वाला बेटा, ब्लड ग्रुप। क्या एग्जाम्पल रहने वाला है, रक्त समूह। तो सिंपल सा है, एक जोड़ी जीन, एक जोड़ी जीन जिसके दो से ज्यादा, कितने बेटा, दो से ज्यादा रूप मिल रहे हैं, उसमें से केवल कितने रूप, दो रूप मिलके निर्धारित कर रहे हैं किसको, एक लक्षण को, तब उसे हम कौन सा युग्म विकल्पी बोलते हैं, बहुयुग्म विकल्पी, मल्टीपल एलील कहते हैं। और उदाहरण क्या रहने वाला है, रक्त समूह। कर लिया नोट। अब हम बात करते हैं रक्त समूह में, देखते हैं कि कैसे दो से ज्यादा रूप मिलते हैं। पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप रक्त समूह कितने प्रकार का होता है बेटा, बताओ, देखें 11वीं क्लास में पढ़ा है आपने। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, तीन, चार, पांच, छह, दो, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप जो होता है वो कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का। एक होता है एबीओ समूह, कौन सा समूह होता है, एबीओ समूह। और दूसरा कौन सा समूह होगा, आरएच समूह।
RH समूह। इसमें जो एबीओ समूह होते हैं इसके फिर से कितने प्रकार होते हैं बेटा? 4। कितने प्रकार? 4। एक तो होता है ए, एक होता है बी, एक होता है AB और एक होता है O। ठीक है, इसमें AB को हम क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सार्वत्रिक ग्राही। और O को हम क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक दाता ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटा? लैंडस्टीनर ने। इसकी खोज किसने की है? लैंडस्टीनर ने खोज की है। किसने खोज की? लैंडस्टीनर ने। आरएस ग्रुप कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इसकी खोज किसने की है? तो विनर एंड लैंडस्टीनर ने। विनर एंड लैंडस्टीनर ने खोज की है। विनर एंड लैंडस्टीनर ने खोज की है। दाता, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं इसे। कर लिया नोट? तो एबीओ जो समूह है जिसकी खोज किसने की है बेटा? लैंडस्टीनर ने खोज की है। जबकि आरएस समूह की खोज किसने की है? विनर एंड लैंडस्टीनर ने की है, दोनों ने मिली। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? आरएस समूह 2 प्रकार का होता है, जबकि एबीओ समूह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अब अपने पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप है या एबीओ जो समूह है, ब्लड समूह, क्या ये हमारे शरीर के अंदर पाया जा रहा है बेटा? और हमारे शरीर के अंदर पाया जा रहा है तो ये अपने आप में एक क्या है? लक्षण। क्या है बेटा? एक लक्षण। और एक लक्षण को कौन रेगुलेट करता है बेटा? एक लक्षण को एक जीन क्या करता है? रेगुलेट करता है। एक जीन क्या करेगा बेटा? रेगुलेट करेगा। अब वो जीन कौन सा होता है जो इस एक लक्षण को यानी ब्लड को रेगुलेट करता है? तो उस जीन का नाम क्या है? आइसोग्लूटिन। क्या नाम है? आइसोग्लूटेनिन। क्या नाम है बेटा? आइसोग्लूटेनिन। यानी कि ब्लड का जो कलर है या सॉरी ब्लड जो है, उस ब्लड को जो जीन रेगुलेट करता है उस जीन का नाम क्या है? आइसोग्लूटेनिन। अब इसके कितने फॉर्म मिलते हैं बेटा? 3। कितने फॉर्म मिलते हैं? 3। यानी एक जीन जिसके जनरली कितने रूप देखने को मिलते हैं? 2। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला आई जीन है, कौन सा जीन है बेटा? इसको हम कौन सा जीन बोलते हैं? आई जीन। आई जीन। और ये आई जीन रेगुलेट कर रहा है एक लक्षण को यानी हमारे शरीर के ब्लड को। तो इसके कितने रूप मिलते हैं बेटा? 3 रूप। क्या 2 से ज्यादा? एक जीन जिसके 2 से ज्यादा रूप मिल रहे हैं। और हम ऐसी चीज को हमने क्या बोला था? जिसके 2 से ज्यादा रूप मिलते हैं उसको हमने क्या बोला? बहुयुग्म विकल्पी। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिखा? ब्लड ग्रुप लिखा था। तो यहाँ पे अपने पास यही चीज है कि ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसको एक जीन रेगुलेट कर रहा है, निर्धारित कर रहा है। उस जीन का नाम क्या याद रखना आपको? आइसोग्लूटेनिन नाम है। जिसके कितने रूप मिलते हैं बेटा? 3 रूप मिलते हैं। कौन कौन से रूप मिलते हैं? एक तो IA होता है, एक कौन सा होता है? IB होता है, और एक कौन सा होता है बेटा? I नोट होता है। जीन एक है, IA है पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म कौन सी है? IB, और तीसरा रूप कौन सा मिल रहा है? I नोट या IO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IO। क्या ये एक एक्स्ट्रा फॉर्म मिल रही है इसके अंदर, है ना? अब ये जो एक्स्ट्रा फॉर्म आई है वो किसके कारण आई है? तो याद रखना ये किसके कारण आती है बेटा? उत्परिवर्तन के कारण।
ये इंसानों के अंदर जो IO आया है वो किसके कारण आया है? म्यूटेशन के कारण आया है, आई या उत्परिवर्तन के कारण आया है। तो इसके कितने फॉर्म हो गए बेटा? 3 फॉर्म देखने को मिलते हैं। उसमें से निर्धारित कौन करेगा? 2। कितने रूप निर्धारित करेगा बेटा? मिल कितने रहे हैं? 1, 2, 3 रूप मिल रहे हैं, यानी एक जीन के कितने रूप बेटा? 3 रूप। उसमें से इस लक्षण को निर्धारित कौन करेगा? कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो केवल कितने रूप निर्धारित करेंगे बेटा? 2 रूप। मिलते कितने हैं? 3, लेकिन निर्धारित कितने रूप करते हैं? 2 रूप करते हैं। तब इसे हम क्या बोलते हैं? बहुयुग्म विकल्पी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुयुग्म विकल्पी एलील बोलेंगे। मल्टीपल एलील बोलते हैं जिसे। कौन सा एलील बोलते हैं? बहुयुग्म विकल्पी कहते हैं या मल्टीपल एलील कहते हैं। क्लियर है क्या? फिर से सुनना। एक अपना जो शरीर का ब्लड ग्रुप होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, जो हमारे शरीर का एक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है, जिसको एक जीन रेगुलेट कर रहा है। कौन सा जीन रेगुलेट कर रहा है? आई जीन रेगुलेट कर रहा है, जिसका नाम क्या है? आइसोग्लूटिनिन। और इसके कितने रूप मिल रहे हैं बेटा? 3 रूप मिल रहे हैं। पहला कौन सा है? IA, दूसरा रूप कौन सा है? IB, और तीसरा कौन सा है? I0। ये दोनों तो पुराने हैं, लेकिन शरीर में उत्परिवर्तन, इंसानों में उत्परिवर्तन होने के कारण, म्यूटेशन होने के कारण तीसरा नया जीन कौन सा आया है? I0 आया है। तो I0 आने से अब इस जीन के कितने रूप मिल गए? 3 रूप, लेकिन 2 रूप ही मिलकर इस लक्षण को क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे। तब उसे हम कौन सा एलील बोलते हैं? बहुयुग्म विकल्पी एलील कहते हैं। क्लियर है क्या? करो, नोट करो फटाफट। कर लिया नोट? अब हम बात करें, अपने पास लक्षण क्या है? एबियो समूह। एबियो समूह। इस एबियो समूह को कौन सा जीन निर्धारित कर रहा है बेटा? आई जीन रेगुलेट कर रहा है। कौन सा जीन रेगुलेट कर रहा है? आई जीन। इस आई जीन के कितने फॉर्म मिल रहे हैं बेटा अपने को? 3। कौन कौन से हैं? IA है, IB है और I0 है। कितने जीन है? 3। ये तीनों रूप निर्धारित करते हैं किसको? एबियो समूह को। अब मुझे बताना, ये जीन आता कहां से बेटा? ये ऐसा कोई कुछ होता है क्या? क्या बोलते हैं इसे हम? क्या बोलेंगे? DNA। ये आपका क्या है बेटा? DNA। ये DNA। माना कि ये वाला जो पार्सन है, ये वाला पार्सन, पोटेशन, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये पार्ट कौन सा पार्ट है बेटा? ये इस DNA का छोटा सा जो पार्ट है, ये एक क्या है? आई जीन। ये कौन सा जीन है? आई जीन। ये आई जीन जो होता है किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? ये एक ऐसे धागे में कन्वर्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? RNA, यानी DNA। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि DNA का जो एक जीन होता है वो किस में बदल सकता है? RNA में। RNA बाद में किस में कन्वर्ट होता है बेटा? प्रोटीन में। ये क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो DNA के ऊपर एक जीन मिल रहा है, आई जीन। वो आई जीन बाद में किस में बदल रहा है? RNA में बदल रहा है। RNA किस में बदलता है बेटा? प्रोटीन में बदलता है। अब ये प्रोटीन आपके शरीर के अंदर क्या क्या बनाता है? तो आपके शरीर के अंदर सारी बसड़ यही करता है। कौन? प्रोटीन। ये आपके शरीर के अंदर सबसे पहले क्या बनाता है बेटा? प्रतिजन। क्या बनाता है? प्रतिजन। एंटीबॉडी। क्या बनाएगा? प्रतिजन, सॉरी, एंटीजन। क्या बनाएगा? ये एंटीजन बनाएगा। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर क्या बनाता है? ये प्रतिरक्षी बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी।
क्या बनाता है, एंटीबॉडी। इसके अलावा ये हमारे शरीर में क्या बनाता है बेटा, एंजाइम। क्या बनाता है, एंजाइम। इसके अलावा ये हमारे शरीर में क्या बनाता है, हार्मोन। क्या बनाता है, हार्मोन। तो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, एंजाइम है, हार्मोन है, ये सब कौन बनाते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, आरएनए से। आरएनए किससे मिलता है बेटा, जीन से। और जीन किसका भाग है, डीएनए का भाग है। यानी कि प्रोटीन इन सब में बना रहा है, तो इसे हम प्रोटीन का क्या बोलते हैं बेटा, अभिव्यक्त होना। प्रोटीन अभिव्यक्त हो रहा है किस किस में, प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है प्रतिजन में, किसमें, प्रतिरक्षी में, एंजाइम में और हार्मोन में। करो नोट फटाफट। कर लिया नोट। तो सिंपल सा है, डीएनए, डीएनए के उपस्थित एक आई जीन है यानी इम्यूनोग्लोबिन या आइसोग्लूटिन जीन है, जो किसमें बदलता है, आरएनए में। आरएनए किसमें बदलता है, प्रोटीन। और प्रोटीन अभिव्यक्त होता है किसमें, प्रतिजन में, प्रतिरक्षी में, एंजाइम में और हार्मोन में। समझ में आ रहा है, समझ में तो आ रहा है। ओके, नेक्स्ट यदि अब हम बात करें, अपने पास यदि आई ए जीन है, क्या नाम है बेटा, आई ए जीन। तो उस आई ए जीन के अंदर जो प्रतिजन होता है वो कौन सा होता है, याद रखना, ए प्रतिजन। कौन सा प्रतिजन होता है, ए प्रतिजन। यदि आईबी जीन है, कौन सा जीन है, आईबी जीन, तो उसके अंदर कौन सा प्रतिजन होगा, बी प्रतिजन। और यदि आईओ जीन है, कौन सा जीन है बेटा, आईओ जीन है, तो इसके अंदर कौन सा प्रतिजन होता है, तो कोई प्रतिजन नहीं होता इसमें, कोई प्रतिजन नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि केवल आई ए जीन है तो कौन सा प्रतिजन, ए प्रतिजन। आई बी जीन है तो कौन सा प्रतिजन, बी प्रतिजन। आई नोट जीन है तो कोई प्रतिजन नहीं है। करो नोट करो। आई ए जीन पे प्रतिजन कौन सा, ए। आई बी जीन पे प्रतिजन कौन सा, बी। और आई ओ जीन पे प्रतिजन कौन सा, कोई प्रतिजन नहीं होता है। अब हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं। कौन से ग्रुप की बात करते हैं बेटा, ब्लड ग्रुप ए। किसी व्यक्ति का यदि ब्लड ग्रुप कौन सा हो, ए है, तब उसके अंदर जीन कौन से होंगे बेटा, तो दो टाइप के जीन बनते हैं। कितने टाइप के जीन, दो टाइप के। या तो हम क्या बोलेंगे, आई ए आई ए। क्या बोलेंगे बेटा, आई ए आई ए। ये क्या आई दोनों हैं,
तो आई ए है, तो ये प्रभावी जीन है या अप्रभावी जीन है? कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ तो क्या होता है? तो ये कौन सा जीन होता है बेटा? प्रभावी जीन होता है। या तो आपका जीनोटाइप क्या हो सकता है ब्लड ग्रुप का, ये ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, आई ए आई नोट, क्योंकि इसमें प्रतिचिह्न है ही नहीं, तो सेकंड जीनोटाइप क्या रहने वाला है? तो ये तो कौन सा होने वाला, प्रभावी, ये कौन सा होने वाला है, अप्रभावी। अब मुझे बताना, माना कि ये आपका शरीर है, क्या है बेटा, आपका शरीर। इस शरीर के अंदर एक कोशिका पाई जाती है, ब्लड कोशिका, जिसका नाम क्या होता है, आरबीसी ब्लड कोशिका। कौन सी कोशिका होती है, आरबीसी ब्लड कोशिका। और इस आरबीसी की सतह पे क्या मिलता है बेटा, ए प्रतिजन मिलता है। क्या मिलता है, ए प्रतिजन मिलता है। यानी कि जिसका शरीर, ऐसा शरीर जिसके खून के अंदर क्या मिल रही है, आरबीसी, और उस आरबीसी की सतह पे कौन सा प्रतिजन मिल रहा है, ए प्रतिजन मिलता है, तब उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है बेटा, ए ब्लड ग्रुप होता है। तो याद रखना, प्रतिजन किसके ऊपर मिलती है, प्रतिजन जो होती है वो किसके ऊपर मिलती है, आरबीसी की सतह के ऊपर। किसके ऊपर मिलती है, आरबीसी की सतह पर मिलती है। और एंटीबॉडी कहां मिलती है बेटा, जिसको हमने प्रतिरक्षी बोला था, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी कहां मिलती है, प्लाज्मा के अंदर। किस पे मिलती है बेटा, प्लाज्मा, नाम सुना आपने प्लाज्मा। तो आरबीसी की सतह पे जो पदार्थ मिल रहे हैं उसे तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिजन, एंटीजन। और जो प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी। करो नोट, नवीन सर आगे।
हाँ 1 बजे। कल तो संडे है रे, क्या कल आना है क्या? कल छुट्टी रखेंगे, मंडे को ले लेंगे क्या? हाँ कल छुट्टी रखेंगे, संडे है, संडे की छुट्टी नहीं रखेंगे तुम लोग मुझे मार डालोगे। ऐसे थोड़ा होता है। हाँ भाई लिखो, ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए बी होता है, जिसका जीनोटाइप क्या होता है? कोई बात नहीं, आई ए आई बी, है ना। तो जीनोटाइप क्या होता है बेटा? आई ए आई बी, प्रभावी होता है। याद रखना, इसको हमने कहां पढ़ चुके बेटा? सह प्रभाविता में। कौन से नियम में पढ़ा था? सह प्रभाविकता। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था सह प्रभाविता में, इस जीनोटाइप को हम पढ़ चुके हैं। अब मुझे बताना कि ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जो ब्लड ग्रुप है आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर प्रतिजन कौन सा मिलेगा बेटा? क्या इसके अंदर ए और बी दोनों मिल रहे हैं? ए बी, ए बी, ए बी, है ना। और इसके अंदर क्या होगा? प्लाज्मा के अंदर एंटीजन कौन सा मिलेगा बताओ देखें। जो प्लाज्मा होगा उसके अंदर एंटीजन, सॉरी एंटीबॉडी कौन सा मिलेगा? प्रतिरक्षी कौन सा मिलेगा? भाई ए मिलेगा तो ए वाले को खत्म कर देगा, बी मिलेगा तो बी वाले को खत्म कर देगा, दोनों मिलेंगे तो दोनों को खत्म कर देंगे, तो आरबीसी खत्म। कुछ भी मिले तो आरबीसी तो खत्म हो रही ना, इसीलिए इसमें प्लाज्मा के अंदर प्रतिरक्षी नहीं होता है, याद रखना प्रतिरक्षी नहीं होता है, प्रतिरक्षी नहीं होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे, तो आप इसका पूरा का पूरा रिवाइज करके आओगे। ऐसा नहीं है कि आप घर से उठ के आ गए, पूरा का पूरा रिवाइज करके आओगे। टेस्ट भी होगा मंडे, केमिस्ट्री में भी टेस्ट होगा, फिजिक्स में भी टेस्ट होगा, बायो में भी टेस्ट होगा, तीनों सब्जेक्ट में टेस्ट है। तो आपको प्रॉपरली पढ़ के आना है, और जिसके कम मार्क्स आ गए वो पार्टी देगा।